नमस्कार दोस्तों। जो आज की डेट है 20 जुलाई और आज जो है द हिंदू में जितने भी आर्टिकल हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो 4 आर्टिकल्स जो है उठाए हैं डिस्कशन करने के लिए। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उनके बेसिक्स को भी डिस्कस करना चाहते थे, क्योंकि ऐसे केवल आर्टिकल अगर डिस्कस कर लेते तो मतलब उतना बेटर नहीं रहता, फिर जो है डिस्कशन में कोई मतलब नहीं निकलता। तो आज हम आर्टिकल्स के बेसिक के साथ उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि चारों ही कॉन्टेक्स्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला आर्टिकल आप देखिए, मिसिंग नंबर्स को लेकर के है। तो मिसिंग नंबर्स का यहाँ मतलब ये है कि जो सांख्यिकी विभाग है, सांख्यिकी मंत्रालय है, तो अभी तक जो है कुछ आंकड़े आए नहीं, कुछ सर्वेक्षणों के आंकड़े नहीं आए, उनको लेकर के जो है ऑथर ने लिखा है आर्टिकल कि ये मिसिंग नंबर्स हैं। अभी हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स मीन्स सांख्यिकी पर जो है एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया है, और इसके पहले एक जो है इकोनॉमिक डाटा रिव्यू पैनल को गठित किया था, तो उसको जो है ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे इस कमेटी को गठित किया है। तो उसको लेकर के एक आर्टिकल है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल जो है, मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के आर्टिकल है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी तंत्र है, जो सिंधु नदी के बेसन से रिलेटेड है, तो जो ट्रीटी है वो इंडस वाटर ट्रीटी है, और इस ट्रीटी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है। क्योंकि अभी जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अभी 6 जुलाई को एक डिसीजन दिया है इस इंडस वाटर ट्रीटी के विवाद को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच। और तीसरा आर्टिकल जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनको विकलांग भी कहते हैं, तो इन दिव्यांग व्यक्तियों को नौकरियों में जो प्रमोशन होता है उस प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है कि किस तरीके से सरकार ने जो है पहले आरक्षण दिया, फिर उसके बाद में जो है अब उस आरक्षण को वापस ले लिया, फिर वापस लेने के बाद मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और अभी तक जो है क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। कितने कई साल बीत गए हैं, लगभग जो है 25 से 30 साल बीतने वाला है। चौथा आर्टिकल जो है, तो इसमें आप देखेंगे जो आरक्षण वाला आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल 16 जो है संविधान का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के आता है। तो वैसे आर्टिकल में तो जो है आर्टिकल 16 खंड 1 और 16 का क्लॉज 4 यानी क्लॉज 1 और क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 16 के डिस्कशन में आते हैं, लेकिन हमने पूरे आर्टिकल 16 को ही जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है डिस्कशन में बेसिक्स के लिए। तो हम लोग पूरा आर्टिकल 16 को भी डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 16 और उससे जुड़े जो भी मुद्दे हैं वो किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं नौकरियों में दिव्यांगों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के। और चौथा आर्टिकल जो है ये ऑनलाइन हैरेसमेंट को लेकर के है कि जो इंटरनेट एक्टिविटीज़ जो कि मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं, और इस स्थिति में इस समय जो लोगों को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तरह तरह के ऑनलाइन हैरेसमेंट, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, धमकी हो सकती है, या फिर थ्रेट्स कॉल हो सकते हैं, और भी जैसे अभी एक केस आया है कुछ सामने, आपने देखा होगा, किसी फैमिली ने लोन ले लिया था, फिर पूरी फैमिली को ही सुसाइड करना पड़ गया। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें, और उनको लेकर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका क्या रोल है और सरकार ने अभी तक क्या स्टेप उठाए हैं, और उन स्टेप्स को उठाने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, क्या ज़रूरत है, ताकि आगे जो है ऑनलाइन हैरेसमेंट एक्टिविटीज़ को रिड्यूस किया जा सके। तो ये 4 आर्टिकल हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है हमारा, उसकी तरफ चलने से पहले कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी चल रही हैं इस समय इंडियन सिनेरियो में, वो भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी आप जानते थे भारत में भी 2 बड़े गठबंधन थे, एक यूपीए था, एक एनडीए था, है ना। एनडीए को बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए को बोलते थे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो अब यूपीए जो अलायंस था उसकी जगह पे एक नया अलायंस बन गया है। अब यूपीए की जगह बना है कि नहीं बना है ये अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूसरा अलायंस बना है उसमें जो है लीडिंग पार्टीज़ में कांग्रेस है, और कांग्रेस ने जो दूसरा गठबंधन अभी बना है उसका नाम रखा है इंडिया, INDIA। तो ये जो इंडिया अलायंस अभी बना है, इसकी पूरी फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ये अभी एक नया गठबंधन बना है, और वर्तमान समय में अभी एनडीए के अंदर 39 पार्टियां शामिल हैं, और जो इंडिया भी नया गठबंधन बना है इसमें अभी हाल फिलहाल जो है 26 पार्टियां शामिल हैं। और इससे आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हो कि भारत की राजनीति में कितने दल हैं। आप क्षेत्रीय दलों को भी आप एक बार सर्च करके खुद देखिएगा कि बहुत सारे दल हैं। भारतीय राजनीति काफ़ी लंबी चौड़ी राजनीति है तो एक बार गौर कर लीजिए, उतना सोचते नहीं हैं। फिलहाल दूसरी चीज़ ये कि मानसून सत्र जो है संसद का आरंभ हो गया है आज से, 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलना है। 23 दिन का सत्र है
देखिए ये जानकारी इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल एकदम मतलब जो चीज़ें आप देख रहे होंगे जैसे पॉलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज आ जा रहे हैं जो किताब में आपको मिलेंगे ही नहीं, और वो इसी तरीके की रनिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से उठा के बना दिए जाते हैं। और इसलिए मानसून सत्र के बारे में अभी 20 जुलाई से 11 अगस्त तक के लिए 23 दिन की बैठक है। कभी 30 दिन और इस तरीके का सत्र को लेके दे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और 23 दिन भी फिक्स हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो सत्र है मानसून सत्र ये 23 दिन के लिए है। कुल टोटल 17 बैठकें होनी है इसमें, और सरकार के पास देखिए पहले से ये तय है कि कौन कौन से विधेयक आने हैं। तो 31 विधेयकों की सूची है उनके पास, उसमें से कई विधेयक जो इंपॉर्टेंट है। अभी उन विधेयकों के बारे में यहाँ पे जो है बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटा जान लीजिए कि कुछ बिल जो है जम्मू कश्मीर को लेकर के हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल जो दिल्ली को लेकर के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, कैपिटल टेरिटरी है, इसको लेकर के संशोधन बिल है, इम्पॉर्टेंट है। डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बिल है। उसके बाद में जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के भी एक इम्पॉर्टेंट बिल है। बाकी डीपीडीपी बिल है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स में से एक है, जिसपे हम लोगों ने भी एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। और इसके अलावा और भी कई सारे बिल हैं, कुल मिलाकर के 31 बिल हैं। जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है, ये भी अभी आना है इस बार, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी हम लोगों के लिए हो गई। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का जो मुद्दा है वो मणिपुर हिंसा को लेकर के चर्चा होने वाली है। दूसरा एक चीज़ जो है आप ये देख लीजिए कि मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मीन्स सत्र शुरू होने के पहले सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी होती है, याद रखिएगा। तो सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने जो है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की। तो ये 2 बैठकें आपको याद रखनी है कि लोकसभा का सत्र शुरू होने के पहले सरकार जो है सर्वदलीय बैठक बुलाती है ताकि संसद ठीक प्रकार से चल सके, और लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की, किस तरीके से कार्य जो है संपन्न होंगे संसद सत्र के दौरान। तो ये तो बात हो गई हमारी रनिंग जो चीज़ें थी उनको लेकर के। बाकी G20 को लेकर भी देखिए अब ऐसे ही करेंगे धीरे धीरे करके। अपने एडिटोरियल डिस्कशन के स्टार्टिंग में कुछ जो न्यूज़ के सिनेरियोज हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ही लिया करेंगे, ठीक है। बाकी आप देख रहे होंगे कि एक तो जो है अभी 10 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है कर्नाटक विधानसभा में शेष सत्र के लिए, जो वहाँ का विधानसभा का सत्र चल रहा है वर्तमान। तो जो बचे दिन हैं इस सत्र के उसके लिए जो है उनको बाहर कर दिया गया। उन्होंने कागज़ वागज़ फाड़ के फेंक दिए विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, शायद मीन्स विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंके कि नहीं ये कंफर्म नहीं, पर हाँ ऐसा कुछ हुआ है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो विधायक हैं उनको संसद के किन आधारों पे मतलब निलंबित किया जा सकता है शेष सत्र के लिए। तो ऐसे आधार जो ये चर्चा मीन इससे रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये घटना उतनी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिलहाल दूसरी बात ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी भारत के विकास दर को लेकर के आंकड़े जारी किए हैं कुछ। तो 2023-24 के लिए जो है भारत की विकास दर जीडीपी विकास दर जो है 6.4% ही रखी है, और 2024-25 के लिए 6.7% जो है उन्होंने विकास दर रखी है। और ये रिपोर्ट जो है एशियन आउटलुक के नाम से आती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसको जारी करता है। और भारत में इन्फ्लेशन की दर जो है वो धीरे धीरे गिर रही है, ये रिपोर्ट ऐसा कहती है। और भारत में जो कोयला भंडार है वो भी 34% बढ़ गया है, और 34% बढ़ने के बाद वर्तमान समय में 10.3 करोड़ टन 10.3 करोड़ टन हो गया है। तो इसी के साथ में हम लोग जो है अब आगे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला एडिटोरियल। तो आज का हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो है मिसिंग नंबर्स, अ न्यू रिव्यू पैनल इज़ गुड बट द सेंटर मस्ट ट्रस्ट इट्स ओन डाटा। कहने का मतलब ये है कि देखिए सरकार ने जो है इसके पहले भी ये जो बनाई है, इसके पहले एक इकोनॉमिक रिव्यू डाटा पैनल बनाया था, तो उसको जो है रिप्लेस किया है स्टैंडिंग कमेटी ने जो अभी बनाई गई है सांख्यिकी को लेकर के, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो ऑथर ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले आप देखिएगा कि 2 चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को कि 2017-18 में पंचवर्षीय आधार पे एक सर्वे कराया जाता है। तो वो पंचवर्षीय आधार पे सर्वे कराया गया था, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे 2017-18 में हुआ। ये 5 सालों में एक बार होता है, इसके पहले 2011-12 में हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि अभी पिछले साल से हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ये NSSO करता है, जो भी सर्वेक्षण है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है। अभी हम लोग पूरा बेसिक के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों सर्वे जो है सरकार ने कराए
और दोनों सर्वे मतलब अभी जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है वो तो अभी चल ही रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, पर 2017-18 में जो कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट आती है लगभग 2019 में, और सरकार को लगा कि इसके डाटा जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये लग रहा था उन डाटा से कि भारतीय जनता की जो स्थिति है वो मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को लेकर के या फिर जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है सोसाइटी के बीच में, यानी आर्थिक तनाव है जो वो बढ़ गया है, ये समझ में आ रहा था उन डाटा से। तो उस डाटा को जो है सरकार ने जंक में डाल दिया, कूड़ा समझ लिया उसको, और उसके बाद में जो है दोबारा से फिर से जो इकोनॉमिक डाटा रिव्यू पैनल उन्होंने बनाया था उसमें जो है 28 सदस्य थे, और शायद जो है 28 सदस्य मिलकर के कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे थे डाटा एनालिसिस को लेकर के, तो फिर जो है 14 सदस्यीय अब ये बनाया गया है। बाकी अध्यक्ष दोनों में एक ही आदमी है, जो पहले उसमें थे प्रणव सेन नाम के चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं भारत के। अभी कुछ ही दिन पहले ये पोस्ट बनाई गई, भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मीन्स मुख्य सांख्यिकी अधिकारी हैं, आप उन्हें कह सकते हो, भारत के जो है मुख्य सांख्यिकी अधिकारी हैं प्रणव सेन। तो वो पहली वाली कमेटी में भी अध्यक्ष थे, और अभी जो 14 सदस्यीय समिति बनाई गई है इसमें भी वही अध्यक्ष हैं, वही देख रहे हैं। तो उस समिति से यही उम्मीद की जा रही है कि आगे जो भी डाटा आएंगे, चाहे वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को लेकर के हों या फर्दर और किसी सर्वे को लेकर के हों, तो उनको लेकर के कम से कम जो आउटकम्स निकल के आए वो अच्छे हों। इस चीज़ को लेकर के ऑथर ने जो है आर्टिकल लिखा है। फिलहाल हम लोग उसके पहले इसके बेसिक्स तरफ देख लेते हैं। देखिए, सांख्यिकी विभाग का जो कामकाज है, सांख्यिकी विभाग के कामकाज को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों को। तो सीधा सा आप ये समझिए कि किसी देश की सरकार को अगर कोई योजना बनानी है तो योजना बनाते समय देखिए सबके लिए एक समान प्रावधान तो कर नहीं सकते, क्योंकि सबकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति अलग अलग है। तो सबके लिए अलग अलग जो है प्रावधान करने पड़ते हैं, और अलग अलग प्रावधान करने के लिए उनके डाटा की ज़रूरत पड़ती है कि किस चीज़ से, मीन्स जिस चीज़ के बारे में, यानी जिस विषय से संबंधित आपको नीति निर्धारण करना है उस विषय से संबंधित जो है आंकड़े आपके पास होने चाहिए। तो इसीलिए भारत सरकार का जो है एक मंत्रालय अलग से बना हुआ है। ये स्टार्टिंग से नहीं बना है, बाद में अभी 1990 के बाद में बना है। सांख्यिकी मंत्रालय, जिसको आप जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ, इसको मॉस्पी बोलते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, तो सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय के अंदर देखिए पूरा जो है एक स्टैटिस्टिक्स विंग है, और ये स्टैटिस्टिक्स विंग क्या क्या काम करता है, इसको पहले तो आप पूरा मैटर आप समझ लीजिए कि देखिए ये जो स्टैटिस्टिक्स विंग है, एक तरीके से आप पूरा मंत्रालय समझिए। तो मंत्रालय के अंदर स्टैटिस्टिक्स विंग हो गया। स्टैटिस्टिक्स विंग जो है इसके कई पार्ट हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट जो इसका है वो एनएसओ ऑफिस है। एनएसओ ऑफिस मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये जो एनएसओ है, इस एनएसओ के अंदर 3 पोर्शन है, मीन्स 3 ऑफिस अलग पड़ते हैं। एक है एनएसएसओ, मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। एक है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो एनएसओ ऑफिस के अंदर पड़ता है, मीन्स राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंदर पड़ता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और तीसरा एक हिस्सा है कंप्यूटर सेंटर के नाम से है, जिसका काम है सारे डाटा के लिए, डाटा को मतलब रेगुलेट करना, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, उसको किस तरीके से काट छाँट करनी है डाटा की, तो उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। इसके अलावा अगर कोई सर्वे होना है तो उसके लिए किस तरीके का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम भी करता है ये कंप्यूटर सेंटर। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स विंग के अंदर एक एनएसओ ऑफिस है, जिसके अंदर एनएसएसओ, सीएसओ और कंप्यूटर सेंटर, ये तीनों काम करते हैं। इसके अलावा एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन अलग है, जो इन तीनों से, मीन्स एनएसओ ऑफिस के अलग है, जो पॉलिसी के लेवल पे काम करता है। और उसके बाद एक संस्थान है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो अलग है, उसकी कई सारी ब्रांचेज हैं। तो उसका काम भी आंकड़ों से रिलेटेड जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में या फिर सर्वे वगैरह कराने या उनसे रिलेटेड डिज़ाइन वगैरह के लिए, तो ऐसे कई सारे काम हैं। तो हम एक बार जो है बेसिक्स से देखेंगे कि पूरा सिस्टम आखिरकार सांख्यिकी मंत्रालय से रिलेटेड कैसे काम कर रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स विंग को देखते हैं आप, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंपॉर्टेंस देती है किस चीज़ को, टू कवरेज एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज इन द कंट्री। द स्टैटिस्टिक्स रिलीज आर बेस्ड ऑन, अब देखिए किस किस चीज़ों पे आधारित होता है ये डाटा। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज, सर्वेज,
सेंससेस कंडक्टेड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड नॉन ऑफिशियल सोर्सेज। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि चाहे सेंटर कोई सेंसस कंडक्ट कराए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कोई सेंसस कंडक्ट कराए, और चाहे नॉन ऑफिशियल सोर्सेज कोई सेंसस कंडक्ट कराए, तो उन तीनों ही तरीके के सेंससेस के आंकड़ों को जो है रेगुलेट करने का काम स्टैटिस्टिक्स विंग करता है। ये ध्यान रखिएगा, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नॉन ऑफिशियल सोर्सेज। उसके बाद आगे देखते हैं, यूज़ करते हैं ये लोग सारे आंकड़ों में इकट्ठे करने में साइंटिफिक सैम्पलिंग मेथड्स का, और जो डाटा है फील्ड से फील्ड स्टाफ के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, और जो भी मैथोलॉजिकल जो मेथड मीन्स किस तरीके से आंकड़ों से जो है रिजल्ट निकाले जाएंगे, तो उन मेथड्स को देखने का काम करती है एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स एक, दूसरी कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स दो, और तीसरी कमेटी है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन प्राइस इंडिसेस। तो ये तीन कमेटी हैं जो मैथडोलॉजी को देखने का काम करती हैं कि मैथडोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो इशू कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, उसको देखने का काम ये तीन कमेटी करती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी की पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स और टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन प्राइस इंडिसेस। उसके बाद आगे देखिए, द मिनिस्ट्री कंप्लाइज डाटा सेट्स based on current data after applying standard statistical techniques and extensive scrutiny। मीन्स जो भी तकनीकें अपनाते हैं तो स्टैंडर्ड तकनीकों के आधार पर बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो भी डाटा का डिसेमिनेशन करता है, मीन्स जो भी डाटा को रिलीज़ करता है, तो उसके लिए इंडिया ने IMF के SDDS को अपना रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पीटी में आपसे कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि IMF का जो डाटा डिसेमिनेशन का प्रोसीजर है, आप देखिए स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड, ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, तो इसका तरीका है, उस तरीके को भारत ने अपना रखा है और इस समय जो है इन स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही डाटा को रिलीज़ करती है सांख्यिकी मंत्रालय। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, इसके अलावा एक एडवांस रिलीज कैलेंडर रहता है मंत्रालय के पास, और साथ ही में जो है जो IMF है उसके DSBB बोर्ड पर भी आंकड़े वगैरह रहते हैं भारत के, जैसे डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, DSBB, डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स बुलेटिन बोर्ड, ये IMF का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि जो मिनिस्ट्री है वो एक तरीके से नोडल मिनिस्ट्री की तरह भी काम करती है। जो सार्क सोशल चार्टर है, उस सार्क सोशल चार्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में, और मिनिस्ट्री कई सारी टेक्निकल मीटिंग्स को भी ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, तो मैथडोलॉजी जो होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करती है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन है इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ में, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो नेशनल अकाउंट्स हैं, नेशनल अकाउंट्स को लेकर के मैथडोलॉजीज़ हो सकती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स, इनफॉर्मल सेक्टर समझ ही रहे होंगे आप, है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब समझते हैं ना, फॉर्मल मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। लार्ज स्केल सैंपल सर्वेस, कंडक्ट ऑफ सेंसस, सर्विस सेक्टर स्टैटिस्टिक्स, नॉन ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी, ये भी इसमें शामिल है। अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जिसको अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, ऐसे आप देखते होंगे कई सारी क्रिएटिव इकोनॉमी है, कल्चरल इकोनॉमी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है अभी डेवलप हो रही हैं, तो वो एकदम से, जैसे नाइट इकोनॉमी, अभी कुछ दिन पहले एक टर्म आया था कि रात में बाज़ार कितने खुले रहते हैं, तो मीन्स नाइट इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट आया था। तो इस तरीके की जो नॉन ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी है, इनको लेकर भी अगर कोई मैथडोलॉजी है तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ में कोऑपरेशन रखती है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स विंग जो है उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लीजिए। ये एक तरीके से नोडल एजेंसी फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ठीक है, लेज डाउन मेंटेन्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाती है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स द स्टैटिस्टिकल वर्क, जो सांख्यिकी से रिलेटेड काम है किसके किसके, जो भी भारत सरकार के विभाग हैं उनके, और जो स्टेट स्टैटिस्टिकल ब्यूरो हैं उनके भी, ठीक है ना। अगर राज्यों के जो सांख्यिकी ब्यूरो हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करने का काम ये स्टैटिस्टिक्स विंग करता है। उसके बाद डाटा बनाते हैं, आप देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल अकाउंट्स का डाटा, तो जिसमें GDP शामिल रहता है। पब्लिश एनुअल एस्टीमेट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, जो वार्षिक अनुमान है वो भी जारी करते हैं नेशनल प्रोडक्ट को लेकर के। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर भी इसमें शामिल है
कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग्स क्या रही नेशनल लेवल पे, ये सारा डाटा जो है यही स्टैटिस्टिक्स विंग बनाता है। एंड कंपेरेबल एस्टीमेट्स ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहा है इसको लेकर भी डाटा ये बनाता है। उसके बाद आप देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी यही बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, जारी भी करता है स्टैटिस्टिकल विंग। एनुअल इन्फ्लेशन रेट्स क्या है सीपीआई नंबर से, वो भी यही बताता है। इसके अलावा लाइजन ऑफिसर्स भी रखता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। लाइजन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे अपने यहाँ का कोई अधिकारी जो है उस संस्था में रखना, तो ऐसी जो है संस्थाएं कौन कौन सी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सांख्यिकी संस्थाएं, इनको देख लीजिए आप। यूएनएसडी है, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीजन। एस्केप ये जो है ये भी यूएन से ही रिलेटेड एक संस्था है, एशिया पैसिफिक के लिए एक आयोग है। उसके बाद में SIAP है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। IMF, ADB, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारे जगहों पे जो सांख्यिकी विभाग है वो अपना एक एक लाइजन ऑफिसर भी रखता है। फिर उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि एनुअल रिपोर्ट्स भी जारी करता है, जैसे MDGs हैं तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए इंडिया कंट्री रिपोर्ट आएगी। सार्क के कोई टारगेट हैं या सार्क डेवलपमेंट गोल्स हैं तो उनके लिए इंडिया कंट्री रिपोर्ट आएगी, उसको भी बनाने का काम करता है। तीसरा जो IIP आती है हर महीने, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को हर महीने लेकर के आती है। फिर उसके बाद में जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, वार्षिक मूल्यांकन होता है जो उद्योगों का, उसको भी ये रिलीज़ करने का काम करती है। इसके अलावा पीरियोडिक ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस, पीरियोडिक इनको इसलिए कह रहे हैं कि एक निश्चित टाइम के अंतराल पे होते हैं, ठीक है ना। ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस जो भी होते हैं उन्हें कराने का काम करती है। फिर जो भी लार्ज स्केल इंडिया सैंपल होते हैं, सर्वे होते हैं, जो सैंपल सर्वे होते हैं लार्ज स्केल पे, उनको भी कराने का काम स्टैटिस्टिक्स विंग करता है। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, उनके अपने अलग अलग काम हैं। अब आप आगे देखिए, तो पहला आता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, मीन्स भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में आप जान लीजिए, ये काफ़ी पुराना है और ये INI है, मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, इसे मिला हुआ है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है ये। और इसकी कई सारी लोकेशंस हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा ISI है, ISI का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। सेंटर इसके और भी हैं, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, तेजपुर में है, और एक ब्रांच जो है वो गिरिडीह में है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो है इस यहाँ पे जो है मतलब एकेडमिक प्रोग्राम्स भी चलते हैं, तो एकेडमिक प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन दीज लोकेशंस। तो ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम्स चलते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ अलग ऑफिस हैं जिनका काम है जो सांख्यिकी गुणवत्ता से रिलेटेड, मीन्स सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सलाह मशवरे, मीन्स सलाहकारी की भूमिका निभाते हैं, सलाहकार की भूमिका निभाते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशन रिसर्च के सेक्टर में। तो वो सेंटर देखिए कुछ अलग ऑफिस हैं, कोयम्बटूर में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, पुणे में है और बड़ोदरा में है। ऐसे 5 जो हैं इसके ब्रांच हैं जो कंसल्टेशन ऑन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का काम करते हैं। उसके बाद आप आइए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन पर। अभी ये बहुत पुराना नहीं, बहुत 2000 के बाद ही इसका गठन किया गया। इसके पहले स्टार्टिंग में भारत में जो है कोई राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नहीं हुआ करता था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में आप देख लीजिए क्या है कि एक कमेटी गठित की गई थी वर्ष 2000 में, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर C रंगराजन, और इसको काम दिया गया था रिव्यू द स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड द एंटायर गैमेट ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन द कंट्री। मीन्स पूरे देश का सांख्यिकी को लेकर के जो ढांचा था, तो सांख्यिकी से रिलेटेड पूरे तंत्र को पुनरीक्षण करने के लिए जो है इनको डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में वर्ष 2000 में इस समिति का गठन किया गया था। इसने 2001 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने जो की रिकमेंडेशंस दी थी उसमें जो है इसकी एक रिकमेंडेशन थी कि एक परमानेंट नेशनल कमीशन ऑन स्टैटिस्टिक्स गठित किया जाए, कि एक स्थायी रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया जाए जो कि नोडल बॉडी की तरह काम करेगा सारी सांख्यिकी गतिविधियों के लिए पूरे देश की। और इसके अलावा एक जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि कमीशन भी सेटअप इनिशियली थ्रू ए गवर्नमेंट ऑर्डर, मीन्स इसको जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू बनाया जाए, मीन्स कार्यपालिक आदेश के थ्रू बनाया जाए, ना कि ऐसा हो कि संसद के अधिनियम के थ्रू आप कोई स्थायी ऐसा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन करें। अब जैसे मान लीजिए इसको बाद में अगर संवैधानिक दर्जा देना होगा तो संविधान संशोधन करके इसको शामिल कर देंगे, कहीं वैधानिक दर्जा देना होगा तो किसी अधिनियम के तहत इसको लेके आ जाएंगे तो वैधानिक हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है ये संविधानेतर संस्था है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैर संवैधानिक है, एक तो गैर संवैधानिक शब्द अजीब लगता, संविधानेतर, ठीक है।
अभी कुल मिला के ना तो वैधानिक है, ये एक कार्यपालिक आदेश से बनाई गई है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो संविधानेतर संस्थाओं में इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 2 रिकमेंडेशंस याद रखिएगा कि एक नेशनल कमीशन ऑन स्टैटिस्टिक्स का गठन किया जाए परमानेंट, और साथ में इसे जो है थ्रू ए गवर्नमेंट ऑर्डर बनाया जाए। इसके बाद आगे देखिए, इन रिकमेंडेशंस को पूरा करने के लिए जो रंगराजन आयोग ने दी थी, 1 जून 2005 को सरकार जो है प्रस्ताव लेकर के आती है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 1 पार्ट टाइम चेयरपर्सन और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। एक जो है पार्ट टाइम चेयरपर्सन इसमें रहेगा और 4 सदस्य रहेंगे, और एक जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर मींस जो पदेन आदमी होगा, तो वो पदेन सचिव वगैरह होगा। आगे देखिए आप, और इसी के साथ में जो एक नई पोस्ट गठित की गई, वो पोस्ट थी 2005 में ही रेजोल्यूशन जो आया उसी के थ्रू ये पोस्ट गठित की गई, ये ध्यान रखिएगा। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया मींस भारत का मुख्य सांख्यिकी अधिकारी जो है वो पोस्ट गठित की गई 2005 में एक प्रस्ताव के द्वारा। वही प्रणब सेन जो है इकोनॉमिक डाटा रिव्यू पैनल के अध्यक्ष थे, और वही प्रणब सेन अभी जो 14 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स बनाई है उसके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ द इंडिया, द पोस्ट क्रिएटेड स्पेशली एज द हेड ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और यही जो है एनएसओ जो है ऑफिस जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसी के हेड हैं, ठीक है। तो इसी के हेड के तौर पे जो है ये पोस्ट बनाई गई, और ये ध्यान रखिएगा कि यही जो है ये जो आयोग है, इस आयोग के भी सचिव होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का भी प्रमुख अधिकारी है। उसके बाद साथ ही साथ में ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी एज ए सेक्रेटरी काम करते हैं। किसकी तरफ से? मंत्रालय की तरफ से, मींस मंत्रालय की तरफ से भी जो भारत सरकार है उसके लिए सचिव का भी काम यही करते हैं। अब आप समझ लीजिए कुल मिला के कितने इंपॉर्टेंट आदमी हैं, 3 जगह रोल निभा रहे हैं। सरकार के सचिव भी हैं मंत्रालय की तरफ से, साथ में एनएसओ ऑफिस के हेड भी हैं, और साथ ही साथ में जो कमीशन है उस कमीशन के सचिव भी हैं। मतलब भाई डिक्टो आप देख सकते हैं जैसे इसरो के चेयरमैन के साथ है, तो इसरो का चेयरमैन भी है, जो नेशनल स्पेस कमीशन है, अंतरिक्ष आयोग है, उसके सेक्रेटरी भी है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में भी जो है सेक्रेटरी हैं। तो इस तरीके से तीनों जगह पे वो रहते हैं। वही ठीक पोजीशन जो है इनकी है कि ये भारत सरकार के भी सचिव हैं मंत्रालय की तरफ से, एनएसओ ऑफिस के हेड भी हैं, और साथ ही साथ में जो कमीशन है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन उसके भी सचिव हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को देख लीजिए। तो जो अभी हम लोगों ने देखा कि 2005 में प्रस्ताव आया था, तो ये 12 जुलाई 2006 को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का। और इसका काम जो है हम लोग ऊपर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है कुल मिला के 4 सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेगा, और हर सदस्य जो है उसको अपने अपने स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस होंगे अपने अलग अलग फील्ड के, ठीक है, और वो फील्ड स्टैटिस्टिकल होंगे, ठीक है। उसके बाद सीएसओ की बात कर लेते हैं, जो कि एनएसओ ऑफिस के अंदर काम करता है। तो सीएसओ को आप देख लीजिए कि सीएसओ जो है वो मई 1951 में बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका काम क्या है? जो सांख्यिकी गतिविधियाँ चलती हैं सारे मंत्रालयों में, भाई सारे मंत्रालय अपने अपने लिए जो है काम करते हैं ना सांख्यिकी को लेकर के, तो जो सारे मंत्रालयों की स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर रखा जाता है, एनएसओ के अंदर रखा जाता है, कि सेंट्रल लेवल पे जो भी मंत्रालय वगैरह हैं उनसे रिलेटेड सांख्यिकी के काम को कोऑर्डिनेट करने का काम सीएसओ करेगा। इसकी स्थापना मई 1951 में हुई थी। अब आप देखिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ एंड लाइजन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब जगह एक एक अपना अधिकारी रखता है सांख्यिकी गतिविधियों को लेकर के। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी जो है लाइजन अधिकारी रहते हैं इनके, एंड इंटरनेशनल एजेंसीज़। तो सीएसओ ही जो है ये सब जगह पे कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है, आप देख रहे होंगे। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल अकाउंट्स। तीसरा, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमिक सेंससेस, और जो फॉलो अप एंटरप्राइज सर्वेज होते हैं उनको कंडक्ट कराने का काम। इसके बाद जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम। कंज्यूमर प्राइसेस इंडिसेस फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ये ध्यान रखिएगा, जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ हैं शहरी क्षेत्रों में उनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने का काम यही करता है। कंपाइलिंग सोशल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स,
ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्मुलेटिंग ए 5 ईयर प्लान प्रोग्राम। वैसे तो पंचवर्षीय योजनाएं भारत से समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन जो CSO है इसके काम में ये शामिल है 5 वर्ष का एक प्रोग्राम बनाना। किसके लिए? रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सांख्यिकी के विकास को लेकर के 5 साल का प्लान बनाने का काम CSO करता है। ये बात याद रखिएगा, ये अभी आज भी इसका काम है। उसके बाद 8वां जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करना, मीन्स देना। 9वां पीरियोडिक रिवीजन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। जो राष्ट्रीय उद्योगों का वर्गीकरण होता है, इन राष्ट्रीय उद्योगों के वर्गीकरण को भी पीरियोडिक रिवीजन बार बार जो है देखना कि कैटेगराइजेशन किस तरीके से करना है, क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ का किस तरीके से करना है। लास्ट और आखिरी काम है इसका, पीरियोडिकली कंडक्टिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराता है सेंट्रल और स्टेट के जो भी सांख्यिकी संस्थान हैं उनकी। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टर जनरल की जो डायरेक्टर जनरल होते हैं जो कि हेड करते हैं CSO को, लेकिन ये पोस्ट जो है 1997 से खाली पड़ी हुई है और यही इनको जो है स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके अलावा 3 डायरेक्टर जनरल होते हैं इसमें और 4 जो है डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। CSO इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉलोइंग मेजर डिवीजन्स। तो CSO जो है वो इन 4 मेजर डिवीजन्स के अंदर काम करता है। इसको आप देख लीजिए, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, इकोनॉमिक सेंसस डिवीजन, सोशल एंड मिसलेनियस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। उसके बाद आते हैं हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो आप ध्यान रखिएगा कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1970 में बनी है आकर के। उसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी NSS, केवल नेशनल सैंपल सर्वे था, और ये जो है 1950 में बनी थी। और नेशन वाइड लार्ज स्केल कंटिन्यूस सर्वे ऑपरेशन कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव राउंड्स, मीन्स लगातार जो है कुछ ना कुछ सर्वे ही कराती ही रहती है। और इसकी स्थापना जो है वो PC महालनोबिस के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था, एक प्रस्ताव दिया गया था। तो PC महालनोबिस के प्रस्ताव पर NSS नेशनल सैंपल सर्वे का गठन किया गया था। इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। और इसको ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में जो NSS था ये सब जगह के लिए तो मतलब जो सर्वे एक्टिविटीज़ होती थी तो बाकी का जो देश था उसके लिए तो ISI कराता था, मींस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो था वो कराता था। बाकी जो बॉम्बे और पश्चिम बंगाल था, बॉम्बे शहर और पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे सर्वे कंडक्ट कराने का काम ISI करता था, मींस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्योंकि आप देख रहे होंगे इसका जो है हेड ऑफिस कोलकाता में, मतलब हेड सेंटर जो है वो कोलकाता में ही था ISI का। तो ISI जो है वो बॉम्बे और वेस्ट बंगाल इन दोनों शहरों से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठे करने का काम ये करता था। बाकी का काम जो NSS के पास था। तो जो रिपोर्ट्स थी वो लेट हो जाती थी, तो लेट ना हो इस वजह से 5 मार्च 1970 को जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है इसको बना दिया गया। और सारा जो कामकाज था, अब ISI जो है कहीं पे भी अलग से सर्वे कंडक्ट कराने का काम नहीं करता। 1970 तक जो है बॉम्बे और पश्चिम बंगाल में सर्वे कराने का काम करता था, लेकिन 1990 तक जो है किसी न किसी तरीके से लेट लपेट मतलब कुल मिला के देर हो ही जाती थी। तो उसके बाद जो है कंप्यूटर सेंटर का भी जो है गठन किया गया। और फिर ये कंप्यूटर सेंटर का गठन एक्चुअल में 1967 में पहले ही हो चुका था, लेकिन फिर इसको और अच्छे से डेवलप किया गया। और इस कंप्यूटर सेंटर की एक खास बात ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग में जो है जो केंद्रीय सचिवालय है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट है, तो उस कैबिनेट सेक्रेटरिएट के साथ अटैच्ड था डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर 1967 में। ठीक है, बाद में जो है इसको भी अलग कर दिया गया 1990 के बाद। फिर कुल मिला के आप ये देखिए कि तो इस तरीके से जो है अभी इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। बस आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सितंबर विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1919 द कंप्यूटर सेंटर हैज़ आल्सो बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्रिएशन, डिज़ाइन एंड अपडेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ये मॉस्पी वेबसाइट होस्टेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो जो वेबसाइट है मंत्रालय की, उस वेबसाइट के भी क्रिएशन, डिज़ाइन और अपडेट का काम जो है वो यही NSSO करता है। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और होस्ट जो है वो NIC रहता है। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है आप ये मत सोचिएगा कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही जो है अकेला पूरे काम करता होगा। बाकी इसकी PDF जो है हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ आप इसको जो है ध्यान से पढ़ सकते हो। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा
कि एनएसएसओ जो है वो कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाता है। अब उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। आज का हमारा जो पहला आर्टिकल था, देखिए अभी एक आर्टिकल ही डिस्कस नहीं हो पाया है, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट बना करके जो है बाकी के 3 आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो पहला आर्टिकल जो है हमारा आज यही था कि राइटर यही कह रहे थे कि 2017-18 में जो पंचवर्षीय तौर पे मींस 5 ईयर के अंतराल पे जो सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये हुआ था, लेकिन सरकार ने 2019 में इसके डाटा को बेकार समझ के हटा दिया, क्योंकि ये डाटा जो है वो ये दिखा रहा था कि जनता के बीच में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ गया है घरों में, परिवारों के लिए। तो इसको लेकर के विवाद था। दूसरा जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, उसके डाटा को लेकर भी पता नहीं आगे फर्दर कैसे रिजल्ट आएंगे, इसको लेकर भी सरकार थोड़ी, हमें लगता है, मतलब ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो सशंकित है सरकार। और हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, वो कहते हैं कि ये एनएसएसओ कंडक्ट करा रहा है, और ये इसमें जो आने वाला डाटा है कंजम्पशन से रिलेटेड तो बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि इसी डाटा के थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बनाई जाएगी और इसी डाटा के थ्रू जीडीपी को भी निर्धारित किया जाएगा। तो जीडीपी या सीपीआई जैसे कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो इसी डाटा से निर्धारित किए जाएंगे। ओवरऑल वो ये कहना चाहते हैं कि जहां एक तरफ ये डाटा ये बताएगा कि लोगों के जीवन स्तर में कैसा सुधार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये डाटा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय कैसा काम कर रही है, इकोनॉमिक आउटपुट क्या है, उनकी भी जानकारी देने वाला है। तो ऐसे में सरकार इस बात को लेकर के सशंकित है कि जैसे 2017-18 के सर्वे में डाटा जो है वो डिस्ट्रेस को एलिवेटेड हुआ दिखा रहा है, उस तरीके से आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए सरकार ने जो है जो इकोनॉमिक रिव्यू पैनल बनाया था, उस इकोनॉमिक रिव्यू पैनल को हटा करके स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर दिया। और फिर उसके बाद 2017-18 में हुए सर्वे के डाटा के लिए जो है ऑथर कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इसी सर्वे के आधार पर जो डाटा है उसको अपने यहाँ रिलीज़ किया, और डाटा से ये निकल के आया कि 2011-12 की अपेक्षा 2017-18 में जो महाराष्ट्र की हाउस होल्ड्स हैं, उन महाराष्ट्र के हाउस होल्ड्स की स्पेंडिंग पावर यानी खर्च करने की क्षमता बढ़ी है, और साथ में जो सुविधाओं को एक्सेस करने की उनकी कैपेसिटी है, एक्सेस टू अमेनिटीज़, वो भी बढ़ी है। बस, और ऐसा कब हुआ है, डिमोनिटाइजेशन के झटके के बाद भी जो है उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ी है और एक्सेस टू अमेनिटीज़ भी सुधरी है। और बस ये कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है असमानता थोड़ी बढ़ रही है, इनइक्वलिटी जो है वो कुछ पॉइंट्स पे, सम फ्रंट्स पे इंक्रीज हो रही है। उसके बाद कहते हैं कि हालांकि सरकार ने अभी ये जो डिसीजन लिया है नई कमेटी बनाने का, तो कहीं ना कहीं सरकार के इस डिसीजन की वजह से, देखिए इस डिसीजन को लिया किसने, तो सरकार की तरफ से ये काम करती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, प्रधानमंत्री को जो है आर्थिक सलाहकार समिति होती है जो सुझाव देने का काम करती है। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इस काम के ऊपर जो है एक तरीके से एक प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है, क्योंकि ये एक तरह से जब अपनी ही बनाई संस्था के आंकड़ों को अगर आप ये कहते हैं कि ये आंकड़े ठीक नहीं है, तो ये आपको एक तरीके से अंधकार की ओर ले जाता है, मीन्स अनिश्चय की स्थिति में ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये ज़रूरत भी जताता है कि अभी आपको अपने तंत्र में बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है, और सुधार करने के बाद, सुधार करने के साथ साथ में जो गवर्नेंस आउटकम्स हैं, जो मतलब कि शासन मीन्स सुशासन को लेकर के जो परिणाम आते हैं, जो गवर्नेंस आउटकम्स हैं, जैसे कोई योजना लागू हुई तो उसके क्या रिजल्ट हैं, तो गवर्नेंस आउटकम्स भी बेहतर करने की ज़रूरत है, इनको सुधार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में ये कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स जो अभी गठित की गई है, इसकी जिम्मेदारी है कि जो डाटा यूजर्स हैं और जो डाटा है सांख्यिकी तंत्र के द्वारा जो डाटा जारी किया जाता है, इन दोनों के बीच में इस समय वर्तमान समय में जो एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, इस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने का काम करेगी। ओवरऑल वो कहते हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स के गठन और इस सारे पूरे प्रकरण से, सारे सर्वे और सरकार के रुख को देखते हुए एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है, वो ये जाहिर होती है कि सरकार जो है कुछ ज़मीनी हकीकतों को ना तो कभी संज्ञान में लेती है और ना ही उनको उनकी किसी तरीके की समस्या का समाधान करती है, जबकि कितनी भी ज़रूरत हो इस बात की कि उन पहलुओं पर गौर किया जाए। तो इस तरीके से हमारा जो है पहला आर्टिकल जो है समाप्त होता है। अब बाकी के जो 3 आर्टिकल हैं उनको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।